हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं सीज का सबसे पहला इशू। और ये सीज का मेन इवेंट है जो कि आज हम अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं। अब तक मैं सीज की टाइम्स आपके साथ शेयर कर रहा था जो स्टोरी को बिल्डअप करने में मदद दे रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया कि सीज के सबसे पहले इशू को चैनल के ऊपर शेयर कर लिया जाए। तो मैं जानता ही हूँ कि मैं ऑलरेडी सीज के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ दूसरे इंट्रोज के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतनी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर जितने भी बड़े इवेंट्स हैं उनको हम टाइम्स के साथ अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कहानी की शुरुआत नॉर्मन ऑसबॉर्न और लोकी की कन्वर्सेशन से होती है, जहां पे लोकी कहता है कि माय डियरेस्ट नॉर्मन, मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं वॉलस्टैग को। तो ऑसबॉर्न कहता है कि ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता हूं। लोकी तो कहता है कि ये मेंबर ऑफ वॉरियर 3 है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अब वो कौन है, मैं तो उनको भी नहीं जानता। तो लोकी बताता है ये जो है प्राउड एसगार्डियन वॉरियर्स हैं जो कि मेरे भाई थॉर का हमेशा साथ देते हैं। लेकिन अब जैसा कि एसगार्ड अर्थ के ऊपर आ चुका है तो वॉरियर्स 3 इस दुनिया के अंदर भटक रहे हैं और अपने तरह के एडवेंचर्स को ढूंढ रहे हैं, जैसे कभी थॉर इस अर्थ के ऊपर ढूंढा करता था। और देखने में आपको ये वॉलस्टैग जो है काफ़ी ज़्यादा एक माइटी वॉरियर लग रहा होगा। इसका दिल वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन ये कोई थॉर नहीं है। और वैसे भी ऑसबॉर्न, जब मैंने तुमसे आखिरी बार बात करी थी तो तुमने और मैंने डिसाइड करा था कि हम एक इंसिडेंट को क्रिएट करेंगे जिससे हमारा एजेंडा जो है वो फुलफिल हो सके। एसगार्ड जो है वो अर्थ के ऊपर बिलोंग नहीं करता है और हमें इस सिचुएशन के बारे में ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, वो तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे बताओ कि हमारी सिचुएशन के अंदर तुम्हारा ये वॉलस्टैग किस तरह से फिट होगा। और इस तरह से हम शिकागो सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चोर जो हैं वो भाग रहे होते हैं और पुलिस वाले उनको चेस कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हमें लोकी बता रहा होता है कि वो जो है अर्थ के तौर तरीकों को नहीं जानता है। वो नहीं जानता कि दुनिया के इंसानों के अंदर हैवानियत वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है आजकल। वो इस बात को भी नहीं जानता कि इस तरह के ह्यूमन से लड़ने के लिए या उनको हराने के लिए उसको कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर जब ये कुछ और भाग रहे होते हैं तो वॉलस्टैग उनके सामने अपनी तलवार लेकर आ जाता है। लेकिन लोकी बताता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इस बारे में नहीं जानता कि उसके पास जो अजीम शक्ति उसके अंदर मौजूद है, जब वो उसको इन मोटल्स के ऊपर अनलीश करेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है। चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह वॉलस्टैग वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही तलवार मारता है और उस ट्रक के बहुत अजीब और गरीब टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे धमाकेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसको देख के सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। तो वहीं से पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिरकार अब ये कौन था। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि वेल, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब तक का सबसे ज़्यादा मोटा सुपर हीरो है जिसको मैंने आज तक देखा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम इसको अरेस्ट कर लें। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वॉलस्टैग उस गाड़ी में से चोरों को निकालता है और पुलिस वालों के हाथों सौंप देता है। और वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है लोकी से, लेकिन अगर इस तरह से सब कुछ हो गया तो हम उसको फंसवाएंगे कैसे। तो लोकी बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए हमें इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा जो कि वॉलस्टैग को इस बात से इंश्योर कर सके कि वहाँ पे खतरनाक किस्म का डिजास्टर हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सुपर विलन्स पहुँचते हैं। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है, लेकिन वो लोग होंगे कौन जो वहाँ पे डिजास्टर क्रिएट करेंगे। मैं थंडरबोल्ट्स या अपने एवेंजर्स को वहाँ पे नहीं भेजने वाला हूँ। तो लोकी बोलता है, मैंने इसके बारे में सोच के रखा है, मेरे ख्याल से पार्क एंड रॉबिन्स के कुछ बंदे वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, द हुड इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे भेजना होगा जो बिल्कुल स्टेबल हो। तो वहीं से लोकी बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे इस वक्त पावर की ज़रूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे क्राइम सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो वहाँ के आके वॉलस्टैग को एक जोरदार ब्लास्ट मारते हैं, जिससे वॉलस्टैग उस एक स्टेडियम के बीच में आता है जहाँ पे इस वक्त एक मैच चल रहा होता है।
और इस वक्त स्टेडियम के अंदर सारे के सारे कैमरास वॉलस्टैक के ऊपर ही फोकस्ड होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग जो है दोबारा से वॉलस्टैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉलस्टैक अपनी तलवार से उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी रोक रहा होता है तो वो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पे एक जोरदार धमाका हो जाता है स्टेडियम के अंदर। और लोकी बोलता है तो लो पेश है तुम्हारा इंसिडेंट जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि लोकी ने यहाँ पे ऑसबॉर्न के साथ मिलकर कैसा एक इंसिडेंट क्रिएट करवा दिया है। और हम देखते हैं कि बेचारा वॉलस्टैक यहाँ पे मौजूद होता है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो लोकी बोलता है कि यहाँ पे जो हुआ है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रूफ दे दिया जिसके जरिए अब सब लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो बर्बादी हुई है उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके बीचों बीच वॉलस्टैक खड़ा है जो कि एसगार्ड का है। तुम्हें तुम्हारा इंसिडेंट मिल गया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो लोकी। तो लोकी बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारा प्रूफ मिल गया है और अब क्या तुम तैयार हो जो तुम्हें करना है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि सबसे पहले मुझे मेरे ऑफिस लेके चलो। तो कहता है कि जैसी तुम्हारी ख्वाहिश हो, लेकिन ऑसबॉर्न क्या तुम तैयार हो, क्या आप तुमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया जो तुम्हें करना है आगे। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और इस तरह लोकी उन लोगों को ऑफिस में लेकर आता है। तो वहीं से लोकी बोलता है अगर ऐसी बात है कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो तो तुम्हारी फोर्सेस को मैं दुआ करता हूँ कि वो माइटी रहें। लेट द स्पिरिट ऑफ ऑल सिंग फादर गाइड यू इन द वॉर। और मैं दुआ करता हूँ कि विक्ट्री हम दोनों की ही होगी आखिर में। और वहीं से हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड आती है ऑसबॉर्न के पास और पूछती है क्या सर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टोरिया मैं चाहता हूँ कि तुम फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इस बारे में खबर दे दो कि ये जो इंसिडेंट हुआ है सोल्जर फील्ड शिकागो के अंदर वो टोटली अंडर कंट्रोल है। तो विक्टोरिया बोलती है कि वाकई में हमारे अंडर कंट्रोल है वो। तो ऑसबॉर्न बोलता है उनको साथ साथ ये भी बता देना कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सर मुझे लगता है कि ये बात आपको खुद उनसे कहनी चाहिए, मैं इस तरह से कहूँ तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस अब उस आदमी से मैं बात कर करके थक चुका हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। तो विक्टोरिया कहती है लेकिन सर आपको तो उनसे बात करनी ही होगी, सही कहा मैंने। तो वहीं से ऑसबॉर्न बाहर जाते हुए बोलता है अवेंजर्स को असेंबल करो और पूरे के पूरे इनिशिएटिव के रोस्टर को यहाँ पे बुलाओ फौरन, हम लोग एसगार्ड को इन्वेड कर रहे हैं। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि सर आप जानते नहीं है कि हमें यहाँ पे एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा अगर हम इस तरह से इन्वेजन पे जा रहे हैं। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मिस हैंड क्या इस चीज़ के अंदर आप मेरे साथ हैं, क्या मेरे साथ कॉपरेट करेंगी या मैं किसी और को तलाश कर लूँ। तो विक्टोरिया बोलती है मैं आपके साथ हूँ सर, मैं तो बस आपको बताना चाह रही थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि गुड, मेरे ऊपर पूरा विश्वास करो मिस हैंड, सब कुछ तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। और इस तरह हम यहाँ से एरीज के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि जरा रुक जाओ ऑसबॉर्न और मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, क्योंकि मैं तुमसे वही बात कहना चाहूंगा जो तुम मोटल्स इस्तेमाल करते हो कि अगर तुम्हें ये करना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाके करना होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि एरीज इस गार्ड को इन्वेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि एरीज तुम गॉड ऑफ वॉर हो और इस वक्त मुझे तुम्हारे प्लान की जरूरत है एसगार्ड के बारे में, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो एरीज बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने एसगार्डियन गॉड्स के साथ जंग नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तुमने उनके साथ जंग करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें भी अच्छी तरीके से रोक दूंगा रिस्पेक्टफुली। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो एरीज थॉर अब वहां पे मौजूद नहीं है, ओडिन अब जिंदा नहीं है, और जो हमारी इंटेल है मतलब बहुत अच्छी इंटेल उसके मुताबिक हमें ये बात पता चली है थॉर का इविल ब्रदर यानी कि लोकी जो है वो इस वक्त एसगार्ड के ऊपर कब्जा कर चुका है। इस वक्त एसगार्ड जो है एक मैडमैन के कंट्रोल के अंदर है और वैसे भी एसगार्ड को कभी फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो वहीं से एरीज बोलता है ये जंग किसी मोटल मैन के लिए नहीं है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि एसगार्ड इस मोटल वर्ल्ड के अंदर क्यों मौजूद है। एरीज समझो मेरी बात को, अगर हमने ये नहीं करा तो हमारे अलावा कौन करेगा। तो वहीं से एरीज अपना पैर जोर से जमीन पे मारता और कहता है कि ऑसबॉर्न मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, अगर तुम मुझसे सारी बातों के बारे में झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा चाहे तुम्हारा आर्मर हो या ना हो। ऑसबॉर्न ने यहाँ पे एरीज से झूठ बोला है कि वहाँ पे लोकी ने कब्जा कर लिया है और वो सारी की सारी बर्बादी कर रहा है, तो इसी वजह से सिर्फ एरीज जो है थॉर के खिलाफ या एसगार्ड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ है, वरना वो कभी भी एक एसगार्डियन के खिलाफ जंग नहीं करता चाहे कुछ भी हो जाता। और इस तरह हम एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो एवेंजर्स से इस प्लान के बारे में डिस्कशन करता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम वॉर पे जा रहे हैं, नो वे ऑसबॉर्न नो वे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम लोग नहीं जाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, हमने इस बात के लिए कभी भी साइन नहीं किया था, ये डील हमारी कभी नहीं हुई थी। तो ऑसबॉर्न चिल्लाता और कहता है कि हमारे बीच ये डील हुई थी कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा तुम्हें वो करना होगा और उसके बदले में मैं तुम लोग को प्रिजन से बाहर रखूंगा तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। मैंने तुम लोगों को एवेंजर्स बनाया है, मैंने तुम्हें न्यूयॉर्क के इस पोश इलाके में रखा है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, एक सुपर हीरो होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन थॉर और उसकी फैमिली के खिलाफ जाना वो पूरी की पूरी एक अलग ही चीज़ है। तो वहीं से वेनम बोलता है क्या तुम्हारी फट रही है। तो हॉकाई बोलता है कि मेरे मुंह लगने की कोशिश ना करो, और हाँ मुझे डर लग रहा है और तुम्हें भी लगना चाहिए, और जो कह रहा है उसको डर नहीं लग रहा तो वो झूठ बोल रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है तुम्हारे सामने नई डील पेश करता हूँ, तुम मेरे लिए लड़ो और तुम मेरे लिए आखिरी काम कर दो, इसके बाद हमारा हिसाब बराबर। तो वेनम बोलता है हिसाब बराबर से क्या मतलब।
तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका मतलब कि आज के बाद से मैं तुम लोगों को फिर कभी कॉल नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहो एक अवेंजर्स बन के तो वो तुम्हारी मर्जी है, और अगर तुम जाना चाहो तो तुम यहाँ से जा भी सकते हो। तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तुम इस मार्वल सबकी तरफ देखती हो और बोलती हैं कि वह अगर ऐसी बात है कि हमें आज़ादी मिलने वाली है तो शायद हमें ये कर लेना ही चाहिए। और इसी तरह हम अगले पल एरीज के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो चिल्लाता है कि वॉरियर्स, दिस इज व्हाट आई कॉल यू, क्योंकि आज तुम सब वॉरियर्स ही हो। तुम में से बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने ट्रेनिंग के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सम्मान कमाया और यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इन दी एंड वो किस्मत ही थी जो तुम सबको आज यहाँ पे लेकर आया है, क्योंकि किस्मत चाहती थी कि आज के दिन तुम सब मेरे सामने खड़े हो। टुडे इज द रीजन यू आर हियर, क्योंकि आज तुम लोगों को फाइट के जरिए एक ऐसा टास्क दिया जाने वाला है जिसके जरिए पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है अपनी काबिलियत के अंदर राइज करने के काबिल है। यहाँ से तुम्हें एक बहुत ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम जो है एक वर्दी फोर्स से लड़ने जा रहे हैं। तुम लोग एक ऐसे वॉरियर की टीम से लड़ने जा रहे हो जो कि टेस्टेड और ट्रू हैं। हम आज अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज हम किससे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे बारे में जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आइडिया है कि हम क्या क्या करने के कैपेबल हैं, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये दुनिया भी बहुत अच्छे तरीके से जान जाएगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हाँ, आज इस दुनिया की नज़रें वो तुम्हारे ऊपर होंगी, तो इसलिए मुझे आज ज्वाइन करो और मेरे साथ चलो, ताकि हिस्ट्री की हवाएं जो हैं हमारा नाम जोरों शोरों से याद रखें। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज जो है वहाँ पे सारे के सारे लोगों से जो है कन्वर्सेशन कर रहा होता है और उनको जंग के लिए तैयार कर रहा होता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क एवेंजर्स की टीम है, क्राइम सिंडिकेट मौजूद है, इनिशिएटिव का रोस्टर मौजूद है, हैमर के एजेंट्स मौजूद हैं, और इन सबको जो है अकेले एरीज लीड कर रहा है। और इस तरह हम यहाँ से व्हाइट हाउस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, विक्टोरिया हैंड का आपके पास फोन आया है बहुत ही अर्जेंटली। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या बात है हैंड? तो वहीं से बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ओह ऐसी बात है? वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ऑसबॉर्न से डायरेक्टली बात करनी है इस बारे में। वो कहाँ है? ओ रियली? आखिरकार उसने किसकी अथॉरिटी पे सबकी इजाजत दी है तुम लोगों को? क्या वाकई में वो वहाँ पे इन्वेजन कर रहा है? वेल मुझे उससे भी फौरन बात करनी होगी। उसको बोलो कि फौरन मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करें। तुम जाके उसको बताओ कि मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि स्टैंड डाउन कर जाए। जब तक मैं उसको ऑर्डर नहीं देता हूँ वो ये नहीं कर सकता है। मिस हैंड आपको उसको जाके बताना ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इस बात की इजाजत नहीं देता है। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है, लेकिन आपको मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ, और मैं इस बात को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसकी क्या जॉब है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए और आप उसको जाके बोलिए। डैम इट, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट उसको अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली बात नहीं कर रहा और विक्टोरिया से उसने अपना मैसेज छुड़वा दिया है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट भी ऑसबॉर्न के खिलाफ हो चुके हैं। और इस तरह यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एसगार्ड के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड बाल्डर सो रहे होते हैं और वहां पे आता है लोकी और कहता है कि बाल्डर, ब्रदर बाल्डर, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे राजा। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि लोकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अचानक मेरे कमरे में इस तरह से कैसे घुस आए हो? ये आखिरकार किस किस्म की मैडनेस है? और वहीं से लोकी बोलता है कि लिसन ब्रदर, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, हमें अपनी ट्रूप्स को जो है गैदर करना होगा सिटी के एंट्रेंस के लिए। द फोर्सेस ऑफ मिडगार्ड जो है वो हमारी तरफ आ रही हैं हम पे जंग करने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि बाल्डर तैयार होता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो वहीं से लोकी बताता है कि वॉलस्टैग ने एक छोटी सी गलती कर दी है जिसकी वजह से मोटल इंसानों के अंदर हमारे खिलाफ नफरत भर गई है। वो मोटल जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न के नाम से कहा जाता है, उसको एक रीजन मिल गया हमें गिराने का, और अब वो अपनी सारी की सारी पावर लेके हमारे पास आ रहा है। तो बाल्डर बोलता है कि अब तुम किस किस्म का खेल खेल रहे हो लोकी? तो लोकी बोलता है कि मैं इस बार कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि मैंने तो उसको रोकने की कोशिश करी थी। लेकिन वहीं से बाल्डर अपनी तलवार उसके मुंह पर रखता और कहता है कि तुम एक गेम ही खेल रहे हो लोकी बीबी। तो लोकी बोलता है कि अगर मैं गेम खेल ही रहा होता तो मैं आपके पास क्यों आता? मैं तो उनको सीधा एसगार्ड के अंदर आने दे देता। मैं आपके पास आया हूँ हाफ ब्रदर ताकि आपको बता सकूं ये मेरे या आपके बारे में नहीं है, बल्कि ये एसगार्ड के बारे में है, क्योंकि आप हमारे राजा हैं और जंग करना वो आपका फर्ज है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि लोकी यहाँ पे बाल्डर के सामने आके अच्छा बनना चाह रहा है ताकि बाल्डर को शक ना हो सके ये सब में लोकी मिला हुआ है। तो वहीं से बाल्डर हम देखते हैं कि किले के बाहर की तरफ जा रहा होता और कहता है कि खैर मैं इस बात को तो इमेजिन में नहीं कर सकता हूँ कि इमोर्टल के पास आखिरकार ऐसी कौन सी फोर्स होगी जो हमें धमका सके, हम इमोर्टल्स को थ्रेट पहुंचा सकें। लेकिन हम वहीं से देखते हैं एसगार्ड के अंदर अचानक जो है एक भूकंप आता है और हर चीज़ हिलना शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि एसगार्ड के अंदर कोई चीज़ घुसी होती है, और हम देखते हैं किस तरह हेलीकॉप्टर से लोग रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं न्यूज़ वाले, और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड इस चीज़ को फौरन लैंड करो, ये है क्या चीज़? और हम देखते हैं कि अगले पल एसगार्ड की दूसरी तरफ से आर पार होते हुए एक चीज़ निकलती है, और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि सेंट्री होता है जो कि एसगार्ड के पार निकल गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि द सीज ऑफ एसगार्ड फेस 1 शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अपनी टीम मेंबर्स के साथ यहाँ पे बैठ कर आ रहा है, एरीज सारे के सारे लोगों को लीड कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि ना वो कोई बात करते, ना सलाम, ना दुआ, सीधा एसगार्ड के ऊपर अपनी फोर्सेस लेके घुसना शुरू हो जाते हैं। वहां पे फाइटर जेट, सुपर हीरो, सुपर विलन सब मिलके जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं, और बाल्डर आसमान की तरफ देख रहा होता है कि सेंट्री कैसे वहां पे आ रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि आसमान से वहां पे सामने एक चीज लैंड करती है, तो वहीं से हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एरीज होता है। तो वॉरियर्स 3 बोलते हैं कि लॉर्ड एरीज, आखिरकार ये किस किस्म की मैडनेस है?
तो वहीं से एरिस बोलता है कि मैं तुम लोगों को रोक रहा हूँ फेंड्राल, इससे पहले कि तुम लोग मासूम लोगों को और ज़्यादा डैमेज पहुंचा सको। तो वहीं से होगन बोलता है कि वो रूमर्स बिल्कुल सच थे मेरे भाई, कि ये बिल्कुल पागल हो चुका अपने बाप की तरह। तो वहीं से वैनम बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके बाप का जिक्र इस तरह से ना करता। और हम देखते हैं कि ये सुन के एरीज को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो उनको घूर घूर के देख रहा होता है। और हम वहीं से देखते हैं कि पूरे के पूरे एसगार्ड के अंदर शोर शराबे की आवाज़ें आ रही होती हैं। पूरा ब्रोक्सटोन ओक्लाहोमा उनकी नज़रें उसके ऊपर गड़ जाती हैं कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा भूकंप किस चीज़ से आ रहा है। और वहीं पे वो लोग कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक ना एक दिन ये ज़रूर होने वाला है। और हम देखते हैं कि इसी टाउन के अंदर यहाँ पे कहीं टोनी स्टार्क जो है वो लेटा हुआ होता है और डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक बताते हैं कि टोनी के वाइटल्स अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन वो दिन ब दिन जो है स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहे हैं। इस टाउन के लोग अनबिलीवेबली जेनरस हैं, जो कि स्टार्क का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं और उसको छुपा के यहाँ पे रखा हुआ है, किसी को नहीं पता कि स्टार्क यहाँ पे मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्क इस वक्त जो है ब्रोक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर ही मौजूद है, जिसका इलाज डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ब्लेक यहाँ पे बैठा हुआ होता है, लेकिन वहीं पे एक औरत बोलती है कि ब्लेक मेरे ख्याल से तुम्हें ये आके देखना चाहिए। तो ब्लेक बोलता है कि क्या हुआ मारिया? तो कहती है तुम बस यहाँ पे आके देखो तो सही, ये मेरे ख्याल से ऑसबॉर्न है और वो यहाँ पे शायद स्टार्क के लिए आया है। तो वहीं से ब्लेक बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टार्क के लिए आया होता तो वो सीधा यहाँ पे आता, लेकिन वो तो एसगार्ड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो वहीं से मारियल बोलती है कि वेल हम जानते हैं कि ऑसबॉर्न कितना पागल है, तो इसलिए शायद वो स्टार्क को वहाँ पर ढूंढने चले गया हो। तो वहीं से ब्लेक बोलता है कि तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो हिल, तुम क्विकली और बहुत ही खामोशी से स्टार्क को फौरन यहाँ से निकल जाओ। तुम यहाँ से जितना दूर हो सकता है वहाँ उसको ले जाओ। तुम यहाँ पे रुकोगी नहीं, तुम किसी चीज़ के लिए नहीं रुकोगी। अगर स्टार्क तुमसे रेजिस्ट भी करे कि यहाँ पे रुकना है तो तुम उसको नॉकआउट कर देना और उसको यहाँ से फौरन दूर ले जाना। तो मारियल बोलती है लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो इस बारे में? मेरे ख्याल से तुम्हें इससे बड़ी स्टिक की जरूरत पड़ने वाली है। और वहीं से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक वहाँ पे बोलता है कि टोनी स्टार्क को फौरन यहाँ से लेके निकल जाओ, जितनी दूर हो सके उसको ले जाओ। और वहीं से ब्लेक आगे निकलता है और हम देखते हैं कि ब्लेक के ऊपर आसमान में फाइटर जेट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ब्लेक बोलता है कि गाइड मी फादर, गाइड मी। और अगले पल वो अपनी स्टिक जमीन पे मारता है जिससे जोरदार बिजली का झटका आता है। और वहीं पे ऑसबॉर्न पलट के देखता है और बोलता है कि पोजीशंस, सब तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ से माइटी थॉर अपना हैमर घुमाते हुए फुल स्विंग के साथ बिजली कड़काते हुए सीधे इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ थॉर इतने गुस्से के अंदर आ रहा होता है तो मिस मार्वल बोलती हैं कि वो तो थॉर है ना। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वो तो मुझे नजर आ रहा है। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि तुमने हमसे कहा था कि थॉर यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये सब क्या चल रहा है? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस लड़ते रहो। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती है कि मैं घबराई हुई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हूँ। और हम देखते हैं कि इससे पहले थॉर वहाँ पे ऑसबॉर्न या मिस मार्वल को आके छू सके, अचानक एक चीज आती है सोनिक स्पीड से और एक बूम के साथ उसको वहां से ले जाती है। और वो बूम कोई और नहीं बल्कि सेंट्री होता है, जो कि एक ही झटके में थॉर को ले जाके एसगार्ड से बाहर फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे अगले पल पत्थर में से उठता है और कहता है क्या आखिर ये किस किस्म की मैडनेस है, और वो सेंट्री को उठा के दूर फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पे ऑसबॉर्न पहुंच चुका होता है मिस मार्वल के साथ और क्राइम सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स जो कि काफी पावरफुल हैं। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ इसके ऊपर बरसा दो और रुकने की जरूरत नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं वो अपने हाथ आगे करते हैं और उनके पास जो कुछ भी पावर्स होती हैं वो सब एक जबरदस्त किस्म के ब्लास्ट के साथ थॉर के ऊपर बरसाना शुरू करते हैं। जहां से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा धमाका होता है जैसे किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट का हो गया हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स वगैरह इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो लोग तो उसको जान से मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि यहीं से जब वो ब्लास्ट ठंडा होता है तो थॉर उसके अंदर खड़ा हुआ होता है, जिसकी इस वक्त बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत। तो वहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न आता है और अपने आर्मर से उसको एक पंच मारते हुए बोलता है हाँ है मेरी अंदर इतनी हिम्मत। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न उसको पंच आके मारता है और क्राइम सिंडिकेट के लोग उसके ऊपर टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो वहाँ पे गिर जाता है। और न्यूज़ के अंदर ये बताया जा रहा होता है कि ये इमेजेस बिल्कुल एसगार्ड से आ रही हैं लाइव। नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके एवेंजर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हमें इस तरह की खबर मिल रही है कि ऑसबॉर्न ने ये कदम जो है कल रात वाले शिकागो इंसिडेंट के बाद लिए हैं। हम लोग जो हैं आपको इस तरह की न्यूज़ के साथ अपडेट करते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। जो कुछ भी हमारे पास खबर आएगी हम शेयर करेंगे। जरा एक मिनट, हमें अभी खबर रिसीव हुई है कि थॉर को उन्होंने मार गिराया है। आई रिपीट, थॉर हैज बीन टेकन डाउन। ओह माय गुडनेस, आप हमारे साथ रहिए प्लीज। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स देख रहे होते हैं, जो कि इस वक्त गुस्से से लाल हो रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।